नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे एफपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला। ठीक है। और ये मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट ये 3 है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है। लेकिन मैंने इसमें मात्र 35 प्रश्न को रखे हुए हैं इस मकसद से। 35 प्रश्न बराबर 300 प्रश्न आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके क्रम वाले यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक में जो भी आपके भाषा विज्ञान में आएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आत्मकथा, सब में जितने भी होंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद मैंने कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स रखे हुए हैं। मेरे कहने पर एक दफ़ा स्पीड बढ़ाकर ही सही, एग्ज़ाम से जाने से पहले अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच पा रही है तो आप उनका रिवीजन जरूर कीजिए और मुझे फीडबैक देके बताइए। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न पर। क्या है हमारा पहला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे। पहले हम मॉक टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैंने सब इस पे रखा हुआ है। क्लासेस थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, क्या है हमारा कि आपहुदरी आत्मकथा की भूमिका रमणिका गुप्ता ने कौन से नाम से लिखी है, बताना है। सच बोलना था मुझे, ऑप्शन नंबर 2 है उसके वजह से सच बोली। सच बोलना क्यों जरूरी, सच को कभी छुपा नहीं सकते, प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइएगा। तो अगर आपने भूमिका को पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। इसका हो जाएगा सच बोलना क्यों जरूरी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सा होगा बताइएगा आप मुझे। प्रश्न संख्या 2 है, आपहुदरी आत्मकथा के प्रथम भाग के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हाँ, ऐसा प्रश्न आपका बन सकता है। मैंने यहाँ पे शुरुआत जो हुए हैं वहीं से रखे हैं। मेरा यहाँ पे रखने का मोटिव बस एक ही है कि आप लोगों के जहन में जो चीज़ छूट गया है उसे मैं रिवीजन करवा दूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है मेरा कि मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढककर चलो, मैं बड़ी होने लगी, यह प्रयास नहीं किया गया है। आपका यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों, बताइएगा। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, 3 4 2 1, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। मैंने यहाँ रिवीजन कराने के मकसद से रखा है, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये क्रम से ही रखे गए हैं। मैंने इसका भी सारे शीर्षकों का नाम भी रखा है। ये मैं इस पर हैंड रिटन नोट्स के ना मतलब कॉपी पेस्ट कर रही थी ना, लेकिन मैं नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और एक एक चीज़ों को करना, इसीलिए मुझे लगा कि मैं मार्क करके पूरा पीडीएफ ही करवा दूंगी। ठीक है, मैं इसी तरह से सोच रही थी रखने का। ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मैं बाद में करवाऊंगी पीडीएफ से। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, तीसरा नंबर का। संस्कृति के 4 अध्याय के पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि पहले अध्याय में 3 प्रकरण हैं। निम्नलिखित में से तीसरे प्रकरण का नाम बताइए। यानी कि पहले प्रकरण के तीसरे भाग जो कह सकते हैं, तीसरा भाग कह सकते हैं, प्रकरण कह सकते हैं, उसका नाम क्या है ये बताना है। पहला है यहाँ पे आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन, भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्योत्तर से पवित्र संबंध, और प्रयास नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों, बताइएगा कौन सा सही होगा इसका जवाब। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, 3 भागों में है। तो तीसरे का नाम पूछा गया था, तो तीसरा का नाम क्या है, आर्य और आर्योत्तर संस्कृति से मिलन। पहला कौन सा होगा हमारा, तो भारतीय जनता की रचना पहले नंबर पर आ सकती है। दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा आर्य द्रविड़ समस्या, और तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा दोस्तों आपका, तो तीसरे नंबर का ये है हमारा आर्य और आर्योत्तर संस्कृति। इसका हम अभी रिवीजन भी कर लेंगे एक दफा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखेंगे दोस्तों, क्या होगा बताइएगा। प्रश्न संख्या 4 है, संस्कृति के 4 अध्याय के दूसरे अध्याय को कितने प्रकरणों में बांटा है। केवल 3, केवल 7, केवल 12, केवल 17, यह प्रयास नहीं किया गया है। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं दोस्तों। ये सारे प्रश्न आप गलत नहीं कर सकते हैं, अभी भी समय है। इनका जो क्रम वाली चीज़ें हैं उनका रिवीजन कर लीजिए, आपका 5 से 10 मार्क्स जो है ना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितने होगा दोस्तों, मैंने पूछा है दूसरे अध्याय के बारे में। दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण हैं,
तो दूसरे अध्याय में कितने प्रकरण है? 7 प्रकरण है, ठीक है। और पहले अध्याय में जो है वो है 3 प्रकरण, दूसरे अध्याय में 7 प्रकरण हो गया हमारा। तीसरा अध्याय जो है दोस्तों, तीसरे अध्याय में कितना है? 12 प्रकरण है। और चौथे अध्याय में जो है वो 17 प्रकरण है। तो ये मैंने आगे भी रखा हुआ है, इसे वहां से देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5, बताइएगा। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। आदर्श के दर्शन वाले देवता निम्नलिखित में से कौन कौन हैं? ये बताना है। ये प्रश्न जो आपका बना है दोस्तों, ये मजदूरी और प्रेम निबंध से बना है, ठीक है। ये हमारे एनटीए में पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ऑप्शंस है आपका रिचर्ड और टेटकन, विलियम और केरे, एस्टन और पेस्टन, रस्किन और टॉलस्टॉय। रस्किन और टॉलस्टॉय कौन सा होगा दोस्तों सही? बताइएगा। बिल्कुल रस्किन और टॉलस्टॉय इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। ये जो है ना एस्टन पेस्टन वगैरह, ये मेरे दिमाग की उपज है, ये ऐसा कोई विद्वान है नहीं। रिचर्ड वगैरह हैं लेकिन ये सब नहीं है। ये मैंने मतलब थोड़ा होता है ना डिफिकल्ट टाइप से नाम रखना, तो मेरे दिमाग की उपज है, ये सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा। बाकी आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। आवारा मसीहा, यहाँ समय भी दिया गया है। आवारा मसीहा जीवनी को लेखक विष्णु प्रभाकर ने 3 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से तीसरे भाग को कितने उपशीर्षकों में बांटा गया है, ये बताना है। पहले तो ये खुद ही बता दिए इसके बारे में, इनका प्रकाशन वर्ष मिल गया, कितने भागों में। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, मतलब कि ऐसा सोचना है ना कि मैं यहाँ पे रिविजन कर रही हूँ चीज़ों का, मेरा पेपर है, मैं रिविजन कर रही हूँ, ये सोच के, ठीक है। 18 उपशीर्षक, 10 उपशीर्षक, 29 उपशीर्षक, 39 उपशीर्षक या प्रयास नहीं किया गया है। 6 नंबर का बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। तीसरे भाग के बारे में पूछा जा रहा है, तो तीसरे भाग में हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर 3। 29 उपशीर्षकों में बांटा गया है। वहीं पे हम बात कर लेंगे तो पहले में जो है वो 18 उपशीर्षक मिल जाते हैं, दूसरे वाला में भी 18 उपशीर्षक मिल जाते हैं, और तीसरा वाला में 29 उपशीर्षक मिलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे दोस्तों, क्या है। मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से एक बार कह दूँ कि मैं हैंड रिटन नोट से आप लोगों का रिविजन करवाने वाली हूँ, ठीक है। आवारा मसीहा के प्रथम भाग दिशाहारा का निम्नलिखित में से उपशीर्षक नहीं है। पहला क्या है? विदा का गहरा दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन, राजू उर्फ इंद्र नारायण से परिचय, वंश का गौरव। प्रयास नहीं किया गया है। 7 नंबर का बताइएगा दोस्तों कौन सा होगा। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, विदा का दर्द होगा, ये गहरा वहरा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी ये मैंने शुरुआती जगह से ही रखे हुए हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ों से आप लोग अवगत होंगे। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे लग रहे हैं, मुझे जरूर से जरूर फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है। एक साहित्यिक की डायरी को लेखक ने 13 उपशीर्षक में बांटा है, ये तो पता चल गया। निम्नलिखित में से शीर्षक को पहले से बाद का क्रम लगाएं, बताना है यहाँ पे। डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों आपका 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, यहाँ पे फिर आपका दिया है 1 4 2 3, प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग बताइएगा आपका कूट कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपका कूट हो जाएगा 1 2 3 4, जैसे लगे हुए हैं इसी तरह से इनका क्रम भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, इनका समय यहाँ पे दिया गया है। अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है, लेखक ने इसे 8 शीर्षकों में बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक सम्मिलित नहीं है। कितने सारे आपके यहाँ पे चीजें रिवीजन हो रही है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे प्रश्न। मौत की घाटी में, एंजल की गुफा, एलुरा, मांझुली और प्रयास नहीं किया गया है। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि एंजल की गुफा नहीं मिली थी कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, असत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है हमारा, बताइएगा जल्दी से कुछ क्या होगा। मेरी तिब्बत यात्रा का समय है, राहुल सांकृत्यायन ने 5 भागों में बांटा है। समझ में आ गया कितनी भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से
भागों के नाम को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। क्या है? चाड़ की ओर, सेक्यू की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। आपका यहाँ पे कूट दिया गया है मित्रों, बताइएगा। 1 2 3 4, 2 3 1, 3 2 1 4, 4 3 2 1। यह प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही, आपने पढ़ रखा है। बहुत 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 अच्छा है आप लोगों का। 11 नंबर देखेंगे दोस्तों। मुर्दहिया आत्मकथा को लेखक तुलसी राम ने कितने शीर्षक में बांटा है? 5, 6, 7 या 8? तो कितने उपशीर्षक में बांटा होगा? एकदम हलवा सा प्रश्न दिए हैं ना आपको। हाँ, गाजर का हलवा है ये, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7 उपशीर्षकों में बांटा है। अब प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेंगे दोस्तों। मुर्दहिया आत्मकथा के शीर्षक में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कौन सा। ऑप्शन है आपका भारतीय पारिवारिक संबंध विशिष्ट, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। कौन सा सही होगा मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। तो ये जो है संबंध विशिष्ट कुछ नहीं है क्या है? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि। क्या है? भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। ये प्रयास नहीं किया गया है। 13 नंबर दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला क्या है दोस्तों? क्या भूलूं क्या याद करूं, कितना में है? 1969 में। फिर क्या है? नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण कितने में है? 70 में है। बसेरे से दूर कितने में है? बसेरे से दूर 78 में है। उसके बाद 10 द्वार से सौपन पे हम जाएंगे कब? 85 वर्ष की अवस्था में। तो 85 हो जाएगा। मैं इसका भी रिवीजन करवाऊंगी, अभी घबराना नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न संख्या 14 बताना है। कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने इसे 13 शीर्षक में बांटा है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक नहीं है, ये बताना है। 14 नंबर का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। मार्मिक काव्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्य की उच्च भूमि, भावना या कल्पना। कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या है? मार्मिक काव्य नहीं है, मार्मिक तथ्य है। काव्य नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? तथ्य, ठीक है। बाकी ये सही हो जाएगा हमारा। तो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है हमारा कि शिव शंभू के चिट्ठे में कुल कितने चिट्ठे का जिक्र किया गया है? 10 चिट्ठे, 12 चिट्ठे, 14 चिट्ठे, 15 चिट्ठे या प्रयास नहीं किया गया है? 15 नंबर का जल्दी से आप आंसर बताइएगा दोस्तों, आपके दिमाग में आ गया होगा। तो कुल कितने चिट्ठे हैं इसमें दोस्तों? 14 चिट्ठों का जिक्र किया गया है। प्रश्न संख्या 16 बताइएगा दोस्तों। क्या है? शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किसको चिट्ठा नहीं लिखा गया है, ये बताना है। लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड मिंटो को, फूलर साहब के नाम, भारत अध्यक्ष मिस्टर माली के नाम। यह प्रयास नहीं किया गया है। यानी कि चिट्ठे जो लिखे गए थे किसके नाम पे नहीं लिखे गए थे, ये बताना है आपको। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। भारत अध्यक्ष नहीं था, बल्कि इसके जगह पे कौन था दोस्तों? इसके जगह पे था आपका सचिव मिस्टर माली के नाम लिखा गया था। और इसके साथ साथ जो लिखा गया था दोस्तों, वो लिखा गया था फूलर साहब के नाम। फूलर साहब के नाम, ठीक है। फूलर साहब के नाम लिखा गया था। और एक लिखा गया था, नहीं अभी नहीं बताऊंगी ये वाला, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। निम्नलिखित में से सर सैयद अहमद का खत किस कॉलेज के छात्रों के लिए लिखा गया था? यही वाला यहाँ पे लिखा था, इसीलिए मैंने आंसर नहीं बताया। आप लोग ज़्यादा चालाक है ना, इसीलिए। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। बनारस कॉलेज के छात्रों के लिए, अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के लिए, दिल्ली कॉलेज के छात्रों के लिए, कलकत्ता कॉलेज के छात्रों के लिए प्रयास नहीं किया गया है। अच्छा, तो आप लोगों ने सही जवाब दे दिया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे आपका आ जाता है क्या? अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों के लिए, ठीक है। आगे रिवीजन में रखे हुए हैं सारे चीज, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। प्रश्न संख्या 18 है। मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक को पहले से बाद का क्रम में लगाइए। गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला। कौन सा होगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। 1 2 3 4 क्रम से ही मैंने यहाँ पे रखा है। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, बताइएगा। निम्नलिखित में से लिपि परंपरा को
क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पहला है चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। कूट यहाँ पे आपके दिए गए हैं 1 2 3 4, 2 3 1 4, 4 3 2 1। प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा होगा दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर 19 नंबर का। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा अक्षरात्मक चित्रलिपि। पहले चित्र बनाता है फिर सूत्र। इसका हो जाएगा ये, चित्र बनाया फिर सूत्र में बांधा, प्रतीक हुआ, अक्षर हुआ और उसके बाद वर्णात्मक लिपि। ठीक है, ये आता है इसका क्रम। ठीक है, इसका भी मैंने आगे पे रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा 20। देवनागरी लिपि तथा शारदा लिपि का विकास निम्नलिखित में से कौन से लिपि से हुआ है? गुप्त शैली यानी गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, उत्तरी शैली यानी उत्तरी लिपि, या फिर ब्राह्मी शैली, या प्रयास नहीं किया जा सकता है। देवनागरी लिपि का विकास पूछा जा रहा है। देखिए, क्रम से आएगा तो ये सब आएगा, लेकिन बेसिकली किससे निकल रहा है? जैसे कि देखिए, आपका अगर एक हम बोल सकते हैं कि क्या मैं बताऊं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, वंशावली जो बनता है, वंशावली जो बनता है तो उसमें आपका नाम कैसे आता है? पिता के नाम के नीचे आता है ना, बाकी दादा, दादा के दादा, मतलब दादा के पापा, वो सब नाम आते हैं। ठीक उसी तरह से तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बताना है। देवनागरी लिपि और शारदा लिपि के बीच तो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, कुटिल लिपि से इसका विकास हो। कुटिल लिपि का एक और नाम क्या है दोस्तों, तो वो नाम है इसका सिद्ध मातृका लिपि। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, बताइएगा दोस्तों क्या होगा। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त नाटक के तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य, 10 दृश्य, 9 दृश्य या फिर 14 दृश्य? बताइएगा दोस्तों, 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं दोस्तों? तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं आपके। ठीक है, और पहले अंक में कितने दृश्य हैं? तो पहला अंक में जो है वो 11 दृश्य है। दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं दोस्तों? दूसरे अंक में आपका 10 दृश्य है। तीसरे अंक में 9 दृश्य है और चौथे अंक की बात कर लेंगे हम तो 14 दृश्य है। ठीक है, 4 से चौथा, 4 से 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे दोस्तों, क्या होगा सही बताइएगा। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के शीर्षक का क्रम लगाइए। ये भी मैंने शुरुआत से ही लिया है, कम से कम आपको इतना तो याद रखना ही होगा, बीच वाला नहीं लेकिन ऊपर ऊपर वाला चीज़ों को आपको पढ़ना होगा दोस्तों। पहला है ऑप्शन आपका, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण, मगध सम्राट का विलास कानन, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। कूट यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4, 1 2 4 3, यहाँ पे 4 3 है, फिर यहाँ पे 3 4 2 1, 4 3 2 1। प्रयास नहीं किया गया है। कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइएगा। 22 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इस बार आप लोग सोच रहे हैं कि दीदी बार बार क्रम से रखती है ना, इस बार फंस गए, गलत हो गया ना। इसका हो जाएगा 1 2 4 3, यानी कि ये हमारा तीसरा नंबर पे आएगा, ये हमारा चौथा नंबर पे आएगा। ठीक है, और पहला का तो यहाँ पहला हो गया, दूसरा का यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दूँ, फिर सोचती हूँ कि नहीं, आसान ही करते हैं ताकि जहन में याद रहे। 23 नंबर प्रश्न बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक निम्नलिखित में से प्रथम अंक और पंचम अंक के दृश्यों की संख्या कितनी है, ये बताना है। प्रथम अंक में कितने दृश्यों की संख्या है और पंचम अंक में कितने दृश्यों की संख्या, ये पूछा गया है। 7 दृश्य, 6 दृश्य, 7 दृश्य, 5 दृश्य, 5 दृश्य, 8 दृश्य, 8 दृश्य, 4 दृश्य। प्रयास नहीं किया गया है। क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे दोस्तों हैं। अब बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं और पंचम अंक में कितने दृश्य हैं, तो पंचम अंक में आपके 6 दृश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 कौन सा होगा। स्कंदगुप्त नाटक में सुमेलित नहीं है, बताना है। अंक दिए गए हैं और दृश्यों के नाम दिए गए हैं। प्रथम अंक जो है उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार है। हाँ, सुमेलित नहीं पूछा गया है बिल्कुल।
द्वितीय अंक का जो है वो है मालवा में, हिमालय तट पर, कुंज में। तृतीय अंक का जो दिया है सिपरा तट पर। चतुर्थ अंक का जो है प्रकोष्ठ में, विजया और अनंत देवी। कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिपरा, सिपरा तट पर, हिमालय तट पर नहीं है, ये मेरा दिमाग का उपज है, ये हिमालय तट पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, बताइएगा भारत दुर्दशा नाटक को निम्नलिखित में से किसके किसके अंतर्गत रखा जाता है? नाट्य, रासक, लास्य रूपक या इनमें से सभी? ये प्रयास नहीं किया गया है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को याद है, इनमें से सभी नाट्य, रास्य, लास्य रूपक सब कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 बताइएगा दोस्तों क्या होगा? अंधा युग नाटक के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। 26 नंबर का आंसर कौरव नगरी, पशु का उदय, गंधारी का श्राप, विजय, क्रमिक आत्महत्या। कौन सा होगा? कूट दिए गए हैं 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 4 2 1, 4 3 2 1। प्रयास नहीं किया गया है, तो इसमें तो आपने सोचा होगा, दीदी ने तो शुरुआती ही लगाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा है आपने, 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे हम। भारत दुर्दशा नाटक के अंक और स्थान में असत्य कथन को चुने। कथन नहीं होगा ना, यहाँ पे कथन बोला जाता है, उसे बोला जाता है, विकल्प हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा पहला अंक है हमारा बीथी, दूसरा अंक है हमारा घाना वन में शमशान, तीसरा है मैदान, पांचवा है किताब खाना। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा इसमें से असत्य पूछा गया है? तो क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा। दूसरे अंक में क्या है? घाना वन में शमशान, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये मेरे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं है। बाकी अब आप लोग ये बताइएगा कि दूसरे अंक का क्या नाम है, मैं यहाँ पे नहीं बता रही। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है हमारा अंधेर नगरी के नाटकों के अंकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वाह्य प्रांत, जंगल, राजसभा, बाजार, शमशान, अरण्य। फिर यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को उलट पुलट करके दिए गए हैं। कौन सा विकल्प होगा? आप बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। पहला जो हो जाएगा वो बाह्य प्रांत, दूसरा है बाजार। मैंने ऐसे याद करके रखा है, बाबा, ब से बाह्य प्रांत, बाहर से बाजार आ रहे हैं तो बाजार, बाह्य प्रांत, बाजार। तीसरा है जंगल पहुंचे, फिर वहां पे क्या था? राजसभा था। फिर राजसभा के बाहर एक अरण्य, यानी कि आजकल होता है ना, मतलब गार्डन टाइप से, तो बोल दे रहे हैं उसको, अरण्य टाइप से था राजसभा के सामने। उसके बाद शमशान, शमशान छठे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाबा मैंने इसे याद किया था, बाबा, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान। तो बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान। प्रश्न संख्या 29 बताइएगा दोस्तों कौन सा सही होगा? यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच है, लेखक ने झूठा सच को कितने भागों में बांटा है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में? यह प्रयास नहीं किया गया है। 29 नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, 2 भागों में बांटा है यशपाल ने झूठा सच को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30 है हमारा। शेखर एक जीवनी के पहले खंड के शीर्षक में असत्य को चुने। पहला है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्राकृतिक और पुरुष, प्राकृतिक और पुरुष नहीं, यही तो मैंने आंसर बता दिया ना, प्राकृतिक और स्त्री, और पुरुष और परिस्थिति। मतलब मैंने इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को पढ़ रखा है ना, एकदम लिप पे याद हो गया। देखे ना, अभी निकल गया अपने आप, तो आपका तो चीटिंग हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा हमारा 31। क्या है? परीक्षा गुरु उपन्यास को श्रीनिवास दास जी ने 41 प्रकरणों में बांटा। ये तो हमको समझ में आ गया। इस प्रकरण में असत्य है ये बताना है। सौदागर की मकान, अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र विलाप, प्रयास नहीं किया गया है। तो आपने तो जितना पढ़ रखा है ना, तो पढ़ क्या रखा है? सौदागर की दुकान है, ना कि मकान है। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 इसका आंसर सही हो गया। अब देखेंगे 32 नंबर। निम्नलिखित में से पद्मावत का शीर्षक अच्छा यहाँ पे क्रम शीर्षकों में सही बताना है। इसमें से कौन कौन सा है वो बताना है, कौन कौन सा सही है। पहला है स्तुति खंड,
मलिक मोहम्मद जैसी ऐसे करके लिखा हुआ है हर खंड के सामने। सिंघल द्वीप वर्णन खंड, इसके सामने भी यही चीज़ों को लिखा गया है। फिर है पार्वती महेश खंड, पद्मावत गोरा बादल खंड, पद्मावत नागमती सती खंड। तो कौन सा हो जाएगा? केवल 1 2 3, केवल 2 3, केवल 3 4, इनमें से सभी और प्रयास नहीं किया गया है। तो मैंने इसमें जितने भी खंड रखे हैं ना, इतना याद मतलब कर ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब ना इम्पोर्टेंट वाला खंड है। ऐसे तो है 57 खंड, तो उसमें से ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी रिवीजन करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी हैं इसमें, ठीक है। शीर्षक 33 नंबर प्रश्न का आंसर बताइएगा दोस्तों, कौन सा होगा? निम्नलिखित में से भारत भारती के अतीत खंड के शीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अतीत खंड का, ठीक है, जबकि आपको पता है कि इसे भी 3 खंडों में बांटा गया है, अतीत, वर्तमान, भविष्य में। तो इसका ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मंगलाचरण। मंगलाचरण। दूसरा हो जाएगा उपक्रमणिका, भारत वर्ष की श्रेष्ठता और हमारा उद्भव। तो कौन सा हो जाएगा? पहले से बाद के क्रम में एकदम शुरुआत से रखे हैं। 1 2 3 4, 5 कहाँ से आ गया? 5 तो मैंने रखा ही नहीं है, थोड़ा देख लेती हूँ क्या मैंने इसमें कांड करके रखा है। दूसरा विकल्प देखिएगा, 3 3 4 2 1, तीसरा है 1 3 1 2 3 4, प्रयास नहीं किया गया। पता है ये कोड वाला में ना बहुत बहुत कंफ्यूजन टाइप से होता है, मतलब एमसीक्यू में करवाने में, ठीक है। नहीं तो ये वाला अब क्या ही करें, अब अगला देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा, ये बताना है। कूट में तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या मैंने इस शुरुआती टाइम जगह से ही मैंने इसको रखा है। प्रश्न संख्या 34 बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका बोल सकते हैं ना कि ये आपका सरकारी प्रश्न है, इसको आप यही बोल सकते हैं, ये सरकारी प्रश्न है। ये हमेशा ही पूछे जाते हैं और ये हमेशा ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इसका निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, यह प्रयास नहीं किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कूट यहाँ पे आपके दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 2 4 3, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल 34 नंबर का आप लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो हो जाएगा 1 2 3 4, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है। प्रश्न संख्या 35 और लास्ट है, अब हम लोग रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। है कि ये माटी की मूर्तें संस्मरणात्मक रेखा चित्र में कुल 12 रेखा चित्र हैं। निम्नलिखित में से बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो देव है, बाल गोविंद बहादुर, भौजी, परमेश्वर, या फिर प्रयास नहीं किया गया है, कौन सा दोस्तों होगा? इसका सही जवाब 12 रेखा चित्र में कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल आपने पढ़ रखा है भाई, इसका क्या है? ये बाल गोविंद बहादुर नहीं है, बल्कि क्या है? बाल गोविंद भगत है। और इसका मैंने नहीं लिखा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसका मैं बता दूं यहाँ पे। पहला हो एक आ जाता है इसमें रजिया, जो कि बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। रजिया होता है, फिर होता है बालदेव सिंह, उसके बाद है सरजू भैया, सरजू भैया, उसके बाद है रूपा की आजी, रूपा की आजी, याद भी होना चाहिए, मन मन में बोलते हुए चलिए, अगर कोई नहीं है तो मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलिए। देव, देव हो जाएगा। फिर है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत, गोविंद नहीं, बाल गोविंद भगत, ठीक है। और इसके बाद है भौजी, ठीक है। उसके बाद है परमेश्वर, उसके बाद है बैजू मामा, बैजू मामा, और उसके बाद है शुभान खां, और उसके बाद हो जाएगा हमारा क्या? बुधिया, ठीक है। तो ये हमारे सबके नाम हैं, मैंने यहाँ पे रिवीजन करवा दिया है। हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, तारीफ कीजिएगा। पेन टैबलेट में लिखने नहीं आता है दोस्तों मुझे, इसीलिए हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। अब चलते हैं दोस्तों हम रिवीजन वाले पे। आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोग रुकेंगे, रिवीजन वाली चीज़ों को भी देखेंगे और पेपर आपका अच्छा होगा। इतना नहीं टेंशन नहीं लेते इन चीज़ों का, ठीक है। आपने पढ़ा है तो पेपर अच्छा होगा। चलते हैं हम पीडीएफ पर अपना, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, बस 1 मिनट, मैं थोड़ा कर लूँ डाउनलोड वाला में, मैंने मार्क करके रखा हुआ है इसमें, ठीक है। बस हो गया है हमारा।
अब इसमें ये माघ वाला है या नहीं, हाँ है, मिल गया, ठीक है। मुझे लग रहा है शायद ये ऊपर वाला कट रहा होगा। ये संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। पहला जो है हमारा ये, मैं जब तैयारी कर रही थी ना तो उस टाइम का ये मेरा है, थोड़ा सा समझ में आए हैंडराइटिंग इतना तो है। अगर आपका वीडियो क्वालिटी में नहीं दिखे तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा तो शायद साफ दिखेंगे आपको। अब बाकी कान में ईयरफोन लगाना है, रिविजन करते हुए चलना है। मैं यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ आप लोगों को, किसका, यहाँ पे करवा रही हूँ संस्कृति के 4 अध्याय का, ठीक है। दिनकर जी की रचना है, 1956 ईस्वी का समय आता है और इस पुस्तक की प्रस्तावना जो है वो नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। प्रथम अध्याय की हम बात कर लेंगे तो प्रथम अध्याय में जो है वो 3 प्रकरण है यहाँ पे, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। और इसका पहले अध्याय का नाम क्या है, यानी कि 3 मतलब हम बोल सकते हैं 4 अध्याय में है, तो 4 अध्याय में पहले अध्याय का नाम क्या है ये बताना है। तो ये है यहाँ पे भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन, पहला। और इसमें से 3 प्रकरण हैं, तो तीनों प्रकरण का नाम देख लेते हैं। पहला नाम है भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन। दूसरा देखेंगे, दूसरा अध्याय। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं टाइपिंग नहीं कर पाई हूँ, ऑलरेडी मेरा ड्यूटी हो जाता है, फिर ये करना, मैं अभी नया नया शुरू ही की हूँ, आप लोग देख रहे हो। फिर थोड़ा सा ज़्यादा समय अगर मुझे मिलेगा तो मैं सारा टाइप भी कर लूँगी, ठीक है। तो मैनेज कीजिएगा इसको। अध्याय 2 का नाम क्या है, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इस अध्याय में 7 प्रकरण हैं। पहला नाम क्या है, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और ब्रह्म विश्व, बौद्ध साधना का सशक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो ये 7 जो प्रकरण है इनमें, ये दूसरे अध्याय में ये हो गए। उम्मीद है आपके जहन में याद हो रहे होंगे। पहला अब अध्याय 3 देखेंगे, जिसका नाम क्या है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसका तृतीय अध्याय में 12 प्रकरणों में से बांटा गया है। नाम क्या है देख लेते हैं, हिंदू संस्कृति, प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। थोड़ा सा यहाँ पे बस पेज थोड़ा सा आपको ज़्यादा घिसा पिटा दिखेगा, बाकी आपको क्लीन दिखेगा, क्योंकि इसमें मैंने खुद ही देख रहे हैं कि मैंने कितनी बार मार्क किया हुआ है, कितनी बार इसको मैंने पढ़ के याद किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं बस इन चीज़ों को। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं इस चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं। 6 नंबर देखेंगे, 6 में नाम है भक्ति आंदोलन और इस्लाम। 7 है अमृत और हलाहल का संघर्ष। 8 है सिख धर्म। 9 नंबर है हमारा कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। 10 नंबर है हमारा साहित्य और भाषा का प्रभाव। 11 नंबर है हमारा उर्दू का जन्म। 12 नंबर है हमारा सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। चतुर्थ अध्याय की बात अब कर लेते हैं हम। चतुर्थ अध्याय में क्या है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। चतुर्थ अध्याय में क्या है दोस्तों, हमारा भारतीय संस्कृति और यूरोप। चतुर्थ अध्याय का ये नाम हो गया। इसमें 17 प्रकरण है, कौन कौन से हैं ये देखते हैं। प्रकरण का नाम है भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण। 10वां नंबर है कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद। यानी कि अगर विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, ये सब का जिक्र किसमें हो रहा है, तो अध्याय 4 के प्रकरण में, ठीक है। फिर है प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद। और उसके बाद है 13 नंबर भूमिका, स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग। 14 नंबर है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान, सर सैयद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ये 17 प्रकरण के मैंने यहाँ पे नाम आपको रिवीजन करवा दिए होंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें याद हो रही होंगी।
अब देख लेते हैं आपूद्री के से प्रश्न बना था ना, आपूद्री के बारे में। आपूद्री के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये रमनिका गुप्ता जी का है, 2 भागों में है। पहले भाग का नाम क्या है? पहले भाग का नाम है हाथ से, दूसरे का नाम है आपूद्री। और आपूद्री के आपूद्री को भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है, यानी कि ये तो एक हो गया हमारा हाथ से, ये तो आत्मकथा हो गया, और फिर यहाँ पे आपूद्री। लेकिन आपूद्री को भी 2 भागों में लेखिका ने बांटा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक पढ़ने से पहले ये आ जाता है, उन स्त्रियों के हठ को जिसने उन्हें आपूद्री बनाया, उनके उस फैसले को जिसने अपनी राह खुद चुनी, उनके उस हौसलों को जिसने जोखिम उठाया पर कभी हारा नहीं। तो ये किसका कथन है? रमनिका गुप्ता जी का आपूद्री में मिलता है। भूमिका का नाम क्या था? सच बोलना क्यों जरूरी, ठीक है, ये मैंने प्रश्न में रखे थे। अब नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैं इसका थोड़ा सा छोड़ दे रही हूँ, बाकी छोटे छोटे करवा दूंगी, बाकी आप लोग देखिएगा तो देख सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा 5-6 करवा दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, सिर ढक कर चलो, मैं बड़ी होने लगी, जब आस्थाएं टूटे, 5वें नंबर। 6ठे नंबर पर देख रहे हैं, 6ठे नंबर पे है हमारा उसका रूठना मनाना। 7वें नंबर पर कवि और युद्ध का खटका, मंझले भाई का प्रेम प्रसंग, बड़े भाई भैया भाभी और परिवार, हवेली और मोरनी दरवाजा, मौसी नानी, फिर है कुलछनी नहीं, दोहरे मापदंड, बचपन का पहला एहसास। तो ये सारे इसमें नाम है, मैंने स्टार्टिंग से 15 करवा दिए हैं, इतने आपको याद भी नहीं रहेंगे। अब दूसरे भाग पे चलते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिएगा कितने भागों में है, ये चीज़ें भी यहाँ आपको दिखेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग बोलिएगा ना पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। मैंने जब पढ़ाई की है ना, तो मैंने मतलब हैंड रिटर्न ही मेरा सारा पीडीएफ है, मैं यही कह सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी जो मैं आपको टाइप करके पढ़ा रही हूँ ना, वो चीज़ें वो मैं कहीं ना कहीं वो नोट्स से ही अपना ला रही हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चन सिंह को पढ़ रही हूँ, शुक्ल को पढ़ रही हूँ, वो चीज़ें मैं दे रही हूँ जो अपने कॉलेज के बच्चों के लिए करती हूँ ना, तो मैं अब इसमें जोड़ना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, भाग 1 में कितना है? 87 शीर्षक है। भाग 2 में कितने शीर्षक है? 35 शीर्षक है। इसे तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, शुरुआती मैंने देख लिया था, ठीक है। अब अगला देखेंगे भाग 2। भाग 2 में 1-2 को देख लेते हैं। पहला जो है 5 देख लेते हैं। यात्राएं और मुक्ति की छटपटाहट, परिदृश्य, स्वतंत्रता का एहसास, दसहद जदा धन्यवाद। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। पहला देख लिए, पहले में कितना है? 87, 35 भाग दूसरे में, पहला में 87, दूसरे में 35। जोड़ के देखिए कितने सारे शीर्षकों में ये लिखे गए हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे, हाँ अब आ जाते हैं, अब सारा करेंगे, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। अब देखते हैं कमायनी के क्रम। कमायनी की जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, आप लोग जानते हैं। इसका जो है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये है इसके नाम हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत भारती। भारत भारती में भी कितने हैं? 3 खंडों में से बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। समय यहाँ पे देख सकते हैं, लेखक देख सकते हैं, ठीक है। अतीत खंड में अब बात कर लेते हैं। अतीत खंड मंगलाचरण, उपक्रमणिका, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आदर्श, आर्य स्त्री, हमारी सभ्यता, हमारी विद्या बुद्धि, हमारा साहित्य, हमारा कौशल, हमारी वीरता, शक्ति का उपयोग, राजत्व और शासन, प्राचीन भारत की एक झलक, विचार, महत्व, अवनति का आरंभ, महाभारत, अन्यार्थियों का आक्रमण, अवतार, बौद्ध काल, जैन मत, मतभेद, हिंदू धर्म, हिंदू, और यहाँ पे थोड़े से लिखे गए हैं, विकास से हास्य, मुसलमानों का प्रदेश, यवन राजत्व, आत्माभिमान, यवन राजत्व का अंत, ब्रिटिश राज्य, हमारी दशा। तो कुल इसमें
दिए गए हैं, 33 होंगे शायद इसमें से, यही मैंने यहाँ पे शायद लिखा हुआ है। ठीक है, इससे तो ये नहीं पूछे जाएंगे कितने हैं, क्योंकि क्रम वाइज नहीं किए गए हैं ना, इसलिए। अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में, वर्तमान का नाम देख लेते हैं कौन कौन से शीर्षक मिलते हैं। प्रवेश, वर्तमान भारत, प्राचीन चिन्ह, दरिद्रता, दुर्भिक्ष, कृषि और कृषक, गौवध, व्यापार, रईस, रईसों के सपूत, अविद्या, शिक्षा की अवस्था, साहित्य, संगीत, सभाएं, उपदेश, धर्म की दशा, तीर्थ और तीर्थ पांडे, मंदिर और महंत, साधु संत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां, संतान, समाज। अब बात कर लेते हैं भविष्यत खंड में। उद्बोधन, आशा, आदर्श, अतीत खंड में भी ये आदर्श था, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, विश्वास, विश्राम, शुभकामना और विनय, ये 7 इसमें नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला देखेंगे हम। उम्मीद है आपका रिवीजन हो रहा होगा। अब यहाँ पे पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57 खंड है। नागमती वियोग खंड कौन सा है? नागमती का वियोग खंड 30वां खंड है। पहला तो यहाँ पे देख लिए थे आपने, स्तुति खंड जो है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी, इस तरह करके पूरे शीर्षक में लिखा गया है। सिंघल द्वीप खंड, जन्म खंड, मानसरोदक खंड। दोस्तों ये अगर आप पूरा खंड पढ़िएगा ना, एकदम आपको लगेगा ना कि ये एकदम कहानी चल रहा है। हाँ, जैसे कि लगेगा कि जैसे कि यहाँ पे दिया है रत्नसेन सूली खंड, यानी को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, फिर सूली पे वो नहीं चढ़े तो इसलिए रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड, फिर विवाह हुआ उनका, फिर पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड। तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। अब पढ़िएगा ना, एकदम कहानी जैसा ये आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इतना लंबा नहीं करवा रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय है ना अभी, आप पढ़ लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है ना, आप मेरे पास एक बार कमेंट कीजिएगा, हाँ दीदी मैं अपने से नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक सेपरेट क्लास इनका बना दूंगी ना, एकदम अच्छे से सब पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम परीक्षा गुरु के बारे में। याद मैंने रखने को क्या कहा है? 30वां खंड को याद रखना है। लास्ट में कौन सा है, शुरुआत में कौन सा है, 3 चीज़ों को देखना है इसमें। ठीक है, अगला देखेंगे परीक्षा गुरु में कुल कितने प्रकरण हैं? तो कुल इसमें 41 प्रकरण है। क्या क्या नाम है देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत बार। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिमास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगड़े का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा, शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पवित्रता, संयम, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष। अगला हम देखेंगे 26 नंबर दिवाला, लोकचरी यानी कि अफवाह, फूट का काला मुंह 29 नंबर है। बातचीत 30 नंबर है। निराश, नाउम्मीद 31 नंबर है। चालाक की चूक 32 है। अदालत 33 है। मित्र परीक्षा 34 है। हीन प्रवाह, बदरोबी 35 है। स्तुति, निंदा, भेंट, धोखे की पट्टी 37 है हमारा विपत में धैर्य, 38 है हमारा सच्ची प्रीति, 39 है हमारा प्रेत भय, 40 है सुधरने की रीति और 41 है हमारा सुख की परामधि। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला करवा दिया क्योंकि प्रश्न बहुत बनते हैं। अब छोटे छोटे हैं, इसको भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स दे के जाएंगे आपको। ठीक है, परीक्षा गुरु के 2 भाग हैं। पहला भाग है उत्थान, दूसरा है संघर्ष। समय देख सकते हैं 40-41 मिलता है, 44 मिलता है इसका। ठीक है, पहले शीर्षक में उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। दूसरा का नाम है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रस्सी और गुंछर। ठीक है, अब देखते हैं झूठा सच के 2 भाग हैं। पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। ठीक है, अभी प्रश्न बने थे ना। अंधेर नगरी देख लेते हैं दोस्तों, 1881 प्रहसन 6 अंक में भारतेंदु का। पहला अंक बाह्य प्रांत, दूसरा अंक बाजार, तीसरा अंक जंगल, चौथा अंक राज्यसभा, 5वां अंक अरण्य, छठा अंक शमशान। हो गया हमारा। अंधा युग देख लेते हैं, अंधा युग हो जाएगा 1955, अंधा युग 1955। गीति नाट्य है, 5 अंकों में है, 5 अंक है लेकिन भाग इसमें 8 है। 5 अंक लेकिन भाग हो जाएंगे आपके 8। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, 5 अंक तो यहाँ पे दिए गए हैं और एक यहाँ 6, एक यहाँ पे 7, एक यहाँ पे 8। स्थापना है,
स्थापना है, अंतराल है और समापन है। तो इसको अंतराल किसके किसके बीच आता है, तो 34 के बीच आता है, 3 और 4 के बीच में जो आता है यहाँ पे अंतराल आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। स्थापना है अंधायुग, पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा है पशु का उदय, तीसरा है अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र, चौथा नंबर है गंधारी का श्राप। अंतराल में यहाँ था पंख, पहिए और पट्टियां। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे कि अंतराल के अंतर्गत क्या आते हैं क्या नहीं आते, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। प से पंख, प से पहिए, प से पट्टियां, ठीक है। पांचवा अंक है हमारा विजय क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। अगला देखेंगे हम भारत दुर्दशा 1880, 6 अंक है भारतेंदु का। नाट्य रास्य लास्य रूपक, ठीक है, प्रश्न आपको मिले थे यहाँ के। पहला अंक है बीती, दूसरा है शमशान, टूटे फूटे मंदिर, तीसरा है मैदान, चौथा का नाम ही नहीं दिया गया है, पांचवा है किताब खाना, छठा है गंभीर वन का मध्य भाग। स्कंदगुप्त की बात कर लेंगे तो स्कंदगुप्त में जो आपको अभी याद रखना है वो देखते हैं 1928 ईस्वी। 5 अंक है, प्रसाद जी की है नाटक। पहला अंक में जो है 7 दृश्य, दूसरे में 7 दृश्य है, तीसरे में 6 दृश्य है, चतुर्थ में 7 दृश्य है और पंचम में भी 6 दृश्य है। तो टोटल हो जाएगा आपके 5 अंक 33 दृश्य, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप लोग बोलते हैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, मैंने सब मतलब बोले ना कि हाथ से ही पीडीएफ कॉपी किए हुए थे, ठीक है। अगला देखेंगे हम यहाँ 7 में से क्या क्या नाम है, 3-3 देखते हुए चलेंगे। पहला जो है हमारा ऊपर वाला देख लेते हैं और लास्ट वाला देख लेते हैं। उज्जैनी के गुप्त साम्राज्य का स्कंधाबार, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमार गुप्त और उनके पार्षद। अगला देखते हैं अंतिम जो है इसमें 7वां नंबर में अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया और जयमाला, ठीक है। अब दूसरा अंक देख लेते हैं 7, मालवा के सिप्र तट पर कुंज में, ये मैंने प्रश्न पूछा था। और अंतिम इसका क्या है कि राजसभा, राजसभा है अंतिम। भट्टार, भीम वर्मा, मात्रगुप्त मुदगल के साथ एक ओर से स्कंदगुप्त और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश, तो ये हो जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम तीसरा अंक में 6 दृश्य हैं, कौन कौन सा, सिपरा तट है पहला और अंतिम है हमारा दुर्ग के सम्मुख कुंभा का रण क्षेत्र, चक्रपालित और स्कंदगुप्त। चतुर्थ अंक की बात कर लेंगे, 7 दृश्य है, प्रकोष्ठ में विजया और अनंत देवी, पहला हो जाएगा। पहला दूसरा तो कम से कम आपको याद अभी रखना ही होगा। और 7वां हो जाएगा कमला की कुटी पर विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम पंचम अंक में 6 दृश्य हैं, क्या नाम है इसका, पथ में मुदगल। अंतिम देखते हैं इसका, अंतिम क्या है, उद्यान का एक भाग, तो ये हो गया हमारा स्कंदगुप्त का, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल इन 4 चीज़ों को पढ़ लें, एक बार तो पढ़ ही लें, मैं इतना तो कहूँगी ही। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना रिवीजन आप लोगों को करवा दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं एंड टाइम पे ही आप लोगों के पास पहुँच पाई, ठीक है, कॉलेज वाला से छुट्टी हो के। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त की बात कर लेंगे, 4 अंक 44 दृश्य हैं। पहला अंक का कितने दृश्य, पहले अंक में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9, चौथे में 14 दृश्य हैं। पहला अंक में 11 दृश्य में पहला देखेंगे तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। दूसरा है मगध सम्राट का विलास कानन, पाटलिपुत्र का एक भग्न कुटीर, तीसरा। चौथा हो जाएगा कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ, तो कम से कम 4-5 इसके देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको भी पता है। अब देख लेते हैं द्वितीय में 10 में पहला क्या है, 10 दृश्यों में उद्भांड में सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे कर्नेलिया, पहला हो गया। अंतिम देख लेते हैं मालव दुर्ग का भीतरी भाग एक शून्य प्रकोष्ठ, 10वां नंबर का ये हो जाएगा अंतिम। तीसरा अंक में 9 दृश्य है, देखते हैं। पहला है हमारा विपाशा तट पर शिविर में राक्षस टहलता हुआ, ठीक है। अंतिम देखेंगे, अंतिम हो जाएगा हमारा नंद के रंगशाला, सुवासिनी और राक्षस बंदी वेश में। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। पहला नाम है हमारा मगध के राजकीय उपवन में कल्याणी और अंतिम का नाम है हमारा क्या है, चौथे नंबर पे है बिल्कुल हमारा क्या, राजसभा। एक और 100 परिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर साइबर्टियस, मेगस्थनीज, एलिस और कर्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश सब बैठते हैं। तो ये चौथे अंक में लास्ट वाला है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं लिपि के क्रम के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिपि का क्रम, ब्राह्मी लिपि, उत्तरी शैली, गुप्त शैली, और उसके बाद आता है सिद्ध मातृका लिपि। इसका दूसरा नाम मैंने पहले भी बता दिया, कुटिल लिपि। इसका समय हो जाता है कितना, गुप्त लिपि का समय है 4 से 5वीं शती, ठीक है। और इसके बाद सिद्ध मातृका ये 6वीं शती का आता है इसका समय, ठीक है। इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि से बना है देवनागरी लिपि और शारदा लिपि, जो कि मैंने आपको अभी प्रश्न में पूछा था, आप मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। फिर यहाँ पे शारदा लिपि 10वीं शती, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। इसका मैंने ट्रिक देखिए इस टाइप से बनाया था। अगर एक बार आप लोग चाहें तो मैं एक बार बता दूं, अगर आप लोगों को पता हो तो आप इसे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसका ट्रिक बनाया था, बाहर से उत्तर गुप्त हुआ, यानी कि बाहर से उत्तर नहीं मिल रहा था, वो गुप्त हो गया, तो सिद्ध करने के लिए देव शारदा के पास पहुंचे। उसे सिद्ध करने के लिए किसके पास देव पहुंचे, शारदा के पास। तो बाहर से हो गया ब्राह्मी लिपि, उत्तरी शैली, गुप्त से हो गया, गुप्त हो गया, सिद्ध करने के लिए सिद्ध मातृका लिपि या कुटिल लिपि, किसके पास, देव के पास पहुंचे, देवनागरी लिपि, शारदा लिपि, शारदा के पास पहुंचे। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिक कि बाहर से उत्तर गुप्त हो गया तो सिद्ध करने के लिए देव शारदा के पास पहुंचे। मेरा ये ट्रिक था। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक से पढ़ी हूँ दोस्तों, बहुत। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सारी रचनाओं को जितना भी मैंने याद किया है ना, एक भी रटा नहीं है, उनको ट्रिक से जोड़ के मैंने, ये इस टाइप के नहीं, जोड़ जोड़ के चीज़ों को याद किया है। अब इसकी लिपि परंपरा देखते हैं। पहले जो हमने ये देखा था लिपि का क्रम देखा था, अब इसकी परंपरा को देखते हैं कैसे कैसे चली थी। पहले चली थी चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, फिर हो जाएगा अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। तो मैंने क्या इसका ट्रिक बनाया था, चित्र, पहले हम कोई भी चीज़ों का, पहले जो हमारा संसार आया था तो क्या था, पहले हम चित्र बनाते थे ना, फिर इसको सूत्र में बांधना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ये इस तरह का अगर चित्र बने तो समझ में आ रहा है कि ये इंसान का चित्र है, एक प्रतीक बन गया है ना, प्रतीक। फिर प्रतीक को हम क्या करने लगे, अक्षरों में कुछ लिखने लगे, अरे ये तो लड़का है यहाँ पे, लिखने लगे। फिर उसको वर्ण में, लड़का कैसे लिखेंगे, को क्या क्या वर्ण इसमें मिले हैं, फिर वर्ण में आ जाता है। तो चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, अक्षर लिपि और वर्ण लिपि, ठीक है। अगला देखेंगे हम मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक देख लेते हैं। हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, ठीक है। अगला देखेंगे शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे में कुल 14 खत लिखे गए हैं, 14 चिट्ठे हैं। कौन कौन से, बनाम लॉर्ड कर्जन, इसका समय यहाँ देख सकते हैं, बनाम लॉर्ड कर्जन को लिखे गए हैं। कब था, 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में। श्रीमान का स्वागत भारत मित्र में छपा था, सारे चिट्ठे भारत मित्र में ही छपे थे, ठीक है। 26 नवंबर 1904 में ये भी लॉर्ड कर्जन को लिखे गए हैं। तीसरे नंबर पे है वारसराय का कर्तव्य भारत मित्र में, ये 17 सितंबर 1904 में लॉर्ड कर्जन को ही लिखे गए थे। पीछे मत फेंकिए, ये लिखे गए थे भारत मित्र में, आशा का अंत भारत मित्र में, ठीक है। अगला देखेंगे एक और दुराशा, किस पे लिखे गए ये देख लीजिए। समय तो उतना याद अगर रहा तो अच्छी बात है, ज़्यादा समय नहीं है। विदाई संभाषण भारत मित्र में लॉर्ड कर्जन को लिखे गए हैं। बंग विच्छेद जो है वो भारत मित्र में लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड मिंटो का स्वागत भारत मित्र में लॉर्ड मिंटो को। माली साहब के नाम भारत मित्र में भारतीय सचिव मिस्टर माली के नाम, प्रश्न बनाए थे ना सचिव के नाम। आदि आशीर्वाद भारत मित्र में निकले थे लॉर्ड मिंटो को। शाइस्ता खां का खत जो था 1, शाइस्ता खां का खत 2, ये भारत मित्र में फूलर साहब के नाम लिखे गए थे। देखेंगे अगला 14वां नंबर क्या है हमारा, कि सर सैयद अहमद का खत भारत मित्र में अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा है। कविता क्या है, निबंध देख लेते हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के 11वें भाग में है, यानी कि 11वें नंबर पर यह आता है। 13 शीर्षक है इनका, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्य की उच्च भूमि, भावना और कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कार, कविता की भाषा, अलंकार, कविता का अत्याचार, कविता की आवश्यकता, ठीक है। अगला देखेंगे हरिवंश बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में, पहला हो गया है, मैंने ये पहले भी करवा दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण 70, बसेरे से दूर 78 और 10 द्वार से 100 85 वर्ष की उम्र में पहुंचते हैं। अब बात कर लेते हैं मुर्दहिया। आत्मकथा तुलसी राम का 7 शीर्षक में बांटा है।
भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गीत तथा लोक जीवन, भूतिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। मेरी तिब्बत यात्रा के 5 खंड हैं। कौन कौन से हैं? लहसा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सैक्यू की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये सब याद रखना ही है। अरे यायावर रहेगा याद के 8 शीर्षक है। क्या क्या नाम है? परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा मांझुली, बहता पानी निर्मला, सागर सोवियत, मेघ मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी तक। अगला देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा। अगला है हमारा एक साहित्य की डायरी, मुक्ति बोध का 13 भागों में है, 13 शीर्षकों में। ये क्या क्या है देखते हैं। तीसरा छन है एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली, एक नए की जन्म कुंडली, 2 वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटु यान और काव्यशस, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। आवारा मसीहा के बारे में देख लेते हैं। 1973 इनका समय आ जाता है। शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई है। लेखक है विष्णु प्रभाकर। 3 भागों में, दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। 13 उपशीर्षक, 18 उपशीर्षक, 18 उपशीर्षक और 29 उपशीर्षक है ना। कभी कभी मतलब दिखना ही लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही दिखने लगता है। लिखा कुछ और है, मतलब होता है ना कि लिखा कुछ और है, दिख कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, तो ये इनके शीर्षक के नाम है। देख सकते हैं शुरुआत में विदा का दर्द, भागलपुर में कठोर अनुशासन। इसको भी आप पढ़िएगा, एकदम कहानी टाइप से ये भी चलता है। प्रेम की अपार भूख, निरुद्देश्य यात्रा, जीवन मंथन से निकला हुआ विष, तो ये सारी चीज इसमें दी गई है। 1800 ये तो इतना अभी अगर याद नहीं किया है पहले से तो अभी तो अब ये नहीं ही हो सकता है, बाकी पढ़ सकते हैं अगर ध्यान में रहा तो। ईश्वर मालिक हैं जो करें। अगला देखते हैं और भी कुछ है क्या इसमें। संस्कृति के 4 अध्याय ये तो कर लिए है ना। थोड़ा सा ये वर्णमाला वाला देख लेते हैं। वर्णमाला वाला कंठ से क्या क्या होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा अगर पीडीएफ में डाल रही हूँ बता ही दे रही हूँ। क वर्ग हो जाएगा, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तालु से च वर्ग हो जाएगा, छोटी ही, बड़ी ही, यो और स हो जाएगा। मूर्धा से ट वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा, रो हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, री रो स। दंत से हो जाएगा, तो वर्ग हो जाएगा, लो हो जाएगा, स हो जाएगा। ओष्ठ से हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा आपका, छोटा ऊ बड़ा ऊ। कंठ और तालु मिलकर बोला जाता है ए और ए। कंठ और ओष्ठ मिलकर बोला जाता है छोटा ओ और बड़ा ओ। दंत ओष्ठ से होता है वो। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। अग्र आगे से बोला जाता है जो कि है छोटी ई, बड़ी ए और ए। मध्य में से आ बोला जाता है, पीछे से आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ औ, ये औ। पश्च से बोला जाता है। मुख्य द्वार के आधार पर देखेंगे क्या क्या होता है, तो इसमें होता है संवृत, फिर है अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। तो संवृत के अंतर्गत क्या आता है, बंद वाला, जो हमारा बंद हो गया, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत ए औ। विवृत, विवृत खुला हुआ, आ बोल के देखिए, खुला हुआ होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बंद, आधा बंद, खुला, आधा खुला, इस टाइप से देखिए है ना लिखा हुआ। फिर आधा खुला में अर्ध विवृत, ओ, ए, ओ, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं आगे। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्ण व्यंजन यानी कि घर्षण, उष्ण, स। संघर्षी से बोला जाता है, संघर्ष करके निकलता है। मूर्धन्त सो, दंत सो, हो, तालव्य सो, मूर्धन सो, दंत सो। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ जाता है अक्षोत्तरो ज्ञा। आप मुझे ये बताइएगा ये किन किन वर्णों के मेल से बनता है। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो पता होगा दोस्तों। प्रकंपित या फिर इसे लुंठित भी कह सकते हैं, रो है। पार्श्विक, लो है। उच्छिप्त, ये देख सकते हैं यहाँ पे, डोड़ो। वत्स्यर्थ व्यंजन, नो, रो, लो, सो। स्वतंत्र मुखी, काकल्य, तो ये हो जाएगा हमारा हो। ये वाला शायद लगता है कि हाँ, बोली और क्षेत्र दृष्टि से पीछे। अच्छा, ये दृष्टि बुक में जो उसके पीछे दी गई है ना, उससे मैं इसको पढ़ रही होंगी, तो शायद मैं सोच रहा था यहाँ पे कि इसको लिखूंगी, शायद इसलिए नहीं लिखे होंगे। तो ये मैंने अपने पेज का पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। मैंने कोशिश किया है दोस्तों कि पहली बार ऑफलाइन में तो मैं
हूँ, पढ़ाती ही हूँ, प्राइवेट कॉलेज में हूँ अभी। तो अभी वहाँ पे ग्रेजुएशन तक का है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ऑनलाइन में अपना स्टार्टअप शुरू करूँ। तो मेरी शुरुआत अब यहीं से हो रही है। अब आप लोगों का सपोर्ट बता सकता है कि मैं आगे जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, या करूँगी या नहीं करूँगी। तो रहा बात टाइप वगैरह का, ये सारी चीज़ें तो आपको तो खुद ही दिखने में आ रहा है कि चैनल नए हैं, नए शुरुआत किए हैं। और एक और जो हमारा एक और चैनल है, मैं यहाँ पे बता दूँ, पीएचडी वाली साहित्य एकेडमी, पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी आप सर्च भी कीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिलेगा। उसमें भी आप जाके देख सकते हो मेरे संघर्ष वाले भरे दिन, संघर्ष भरे दिन बोल सकते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे रील्स वगैरह, स्टडी वाला, ये सब कुछ पढ़ाई लिखाई की चीज़ें मैं वहाँ भी शेयर करते रहती हूँ, और चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं जब पीजी टाइम में ही थी तभी मैंने उसको शुरू किया था, और अभी अब मैं कहीं पे सेटल हूँ, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर में ही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट में झारखंड बिहार में होना थोड़ा भी दिक्कत वाला बात चलता है। पीएचडी चल रहा है। तो यही सारी मेरी संघर्ष की भी कहानी है। उम्मीद है कि मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अपना 100% कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का। तो क्लासेस के साथ पूरी बने रहने के लिए दोस्तों तहे दिल से बहुत बहुत आभार। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। लगता है ना कि अगर अभी मैं कॉलेज से आ भी गई हूँ तो थोड़ा सा काम कर लूँ, और अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये 10:30-11 रात के हो रहे हैं। सोचे कि मैं अभी बना लूँगी तो सुबह मैं इसे अपलोड कर दूँगी, क्योंकि सुबह फिर कॉलेज वगैरह हो जाएगा। तो उम्मीद है अच्छे लगेंगे, फीडबैक दीजिएगा। बहुत बहुत आभार तहे दिल से।